बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ। अब करते हैं इसको, इस चैप्टर को स्टार्ट, हेरिडिटी एवोल्यूशन के अंदर आ जाओ। हेरिडिटी को बच्चे ना बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूं। वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे भैया, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, मैं हेरिडिटी, भैया वो नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसमें सवाल नहीं आते। मैं आपको बताता हूं, अगर टॉपर बनना है ना, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ जाना, कि जो टफ सवाल बनेगा ना वो यहीं से बनेगा। यही चैप्टर है जो टफ सवाल दे सकता है, बाकी सब तो लल्लू चैप्टर है। यहां से अगर न्यूमेरिकल कोई बन गया ना, तो मैं बता रहा हूं आपको 50-60% बच्चे तो गलत करके आएंगे। तो इस वजह से बोल रहा हूं, अगर ये चैप्टर ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूमेरिकल की। आओ देखो, हेरिडिटी होता क्या है, पहले हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में जो कैरेक्टर जा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं हेरिडिटी। अब देखो, जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो मैं आपको रिप्रोडक्शन में बताया था क्या आता है, वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्यों है, क्योंकि जब वेरिएशन होता है तो चेंजेस आते हैं, और चेंजेस से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, और एवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ कुछ लिखे हुए हैं कि आपने वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेरिएशन हेल्प सम ऑर्गेनिज्म टू फिट बेटर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे वेरिएशन आते हैं तो हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, और हम अच्छी तरीके से जिंदगी जी पाते हैं। तो वेरिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, एक ब्रांच है साइंस की जो इन सारी चीजों पे स्टडी करता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन बोलता है, बताओ, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल जी को। मेंडल जी का नाम नहीं बोलेगा कोई, मैं पानी पी लूं, मेंडल जी को नहीं पूछेगा। हाँ, एवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मुझे पता है एवोल्यूशन आपके कोर्स में नहीं है, मुझे पता है बेटा, चिल करो। सुनो, मेंडल जी, मेंडल जी का नाम नहीं भूलना। जिंदगी में कोई भी पाप करो बट मेंडल जी को याद रखो, मेंडल जी के सामने हाथ जोड़, क्योंकि मेंडल जी बहुत जरूरी है आज अपने लिए। अगला क्या है, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स को टर्म दिया था, जिनको हम बोलते हैं विलियम बैटसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक होते हैं आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक होते हैं आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि क्या आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं एग्जांपल, कि भाई यहां पर एक बच्चे का नाम उठाते हैं, अभी उठाते हैं किसी का नाम, एक मुझे दिख रहा है यहां पर, रुको रुको किसी का नाम उठाता हूं, रुको, शुभम। शुभम दिख गया मुझे। अब शुभम कल को शादी करेगा, है ना, शुभम ने बना ली बॉडी, मान लो शुभम ने बहुत तगड़ी बॉडी बना ली, और शुभम ने सिक्स पैक एप से एकदम तगड़ी बॉडी, शुभम कल शादी करेगा, शुभम का बच्चा होगा, तो क्या शुभम के बच्चे के पास भी बॉडी होगी, या शुभम के बच्चे के भी सिक्स पैक एप्स होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, है ना, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भाई वो एक्वायर्ड, क्या है वो एक्वायर्ड ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है। इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो कि आपको जेनेटिक्स से जाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट वो है जो कि आप खुद एक्वायर करते हो, जैसे कि बॉडी बना रहे हो तो भाई वो खुद से तुमने बनाई है, बट इनहेरिटेड जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जैसे कि आपके बालों का कलर, आंखों का कलर, ये सब चीजें, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, इनहेरिटेड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट। सॉरी सॉरी शुभम, है ना सॉरी शुभम, क्या हुआ, ब्लैक स्क्रीन आई थी क्या, कोई ब्लैक स्क्रीन आई थी, पता नहीं यार, मुझे नहीं दिखा। शुभम के मजे ही मजे, क्या बात है। आजकल वो एक मीम चल रहा है ना, कि ऐसी क्या क्या चल रहा है वो, कि साइंस एक बार में पढ़ लूं, सारी मैराथन देख लूं, साइंस में फुल नंबर आ जाए, मजे ही मजे, मजे ही मजे, है ना चलो आ जाओ, फिर आए ब्लैक स्क्रीन तो बताना बेटा। ठीक है, देखो अगला क्या है, डीएनए। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान से सुनेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक टेबल बता रहा हूं, उस टेबल को आप एकदम ध्यान से समझ लो। देखो आपका सेल होता है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में तुमने पढ़ाई नहीं करी मुझे पता है, बट सुन लो, देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या हुआ, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, डीएनए होता है मेन चीज। डीएनए के पास क्या है, डीएनए की वजह से ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपके जा पा रहे हैं। और डीएनए का वो पार्ट जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का सारा डाटा है, जैसे मान लो एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क का वो पार्ट जिसमें तुम्हारी सारी तस्वीरें हैं, उसी प्रकार से डीएनए का वो पार्ट जिसमें कि आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं यहां से वहां, किसकी मदद से होते हैं, जीन। अगर जीन भैया नहीं होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे।
आओ, जीन क्या होता है? सेगमेंट पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू पर्टिकुलर कैरेक्टर, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। ये कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली टर्म है हैप्लॉइड डाइप्लॉइड। देखो वो क्रोमोसोम्स, वो सेल्स जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना वो अकेले रहते हैं, जैसे कि तुम भी जिंदगी में अकेले हो, वैसे ही हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे बेचारे, वो क्या होते हैं? वो अकेले होते हैं। डाइप्लॉइड के अंदर क्या होता है? जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, जैसे कि तुम्हारी क्लास में एक लड़का एक लड़की होंगी जो कि हमेशा पेयर में रहते हैं, तो वो क्या है? डाइप्लॉइड। अब इसका क्या एग्जांपल है हैप्लॉइड का? हैप्लॉइड का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका स्पर्म सेल, या तो फीमेल का जो ओवम है। जो आपके मेल या फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, उनके अंदर सिंगल पेयर क्रोमोसोम होता है। इस बात को याद रखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्या है? ये मेन बस यही डिफरेंस आप याद रखो हैप्लॉइड और डैप्लॉइड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टर्म आ गया अलील। अलील यहां पर दिख रहा होगा आपको, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये क्या होता है? अलील क्या नई चीज है? अब देखो आपको पता है जीन क्या है? जीन के बारे में तो आपको पता है। जीन क्या है? जीन है डीएनए का वो पार्ट जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जीन के पास ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक जीन बताएगा कि तुम्हारी आईज का कलर कैसा होगा, एक जीन बताएगा तुम्हारे बालों का कलर कैसा होगा। तो भाई जीन का वो पार्ट जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बताएगा, मतलब जीन का वो पार्ट जो कि सिर्फ मेरे बालों के बारे में बताएगा, आंखों के कलर के बारे में बताएगा, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं अलील। याद रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अलील, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अलील। अब सुनो, दो टाइप के अलील होते हैं, एक होता है आपका डोमिनेंट अलील, एक होता है आपका रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील कौन? ताकतवर। जैसे कि कल या परसों चिंटू लाल की कहानी कब सुनाई थी तुम्हें? केमिस्ट्री के अंदर सुनाई थी ना। हाँ, तो चिंटू लाल की कहानी में क्या हुआ था? चिंटू लाल को उसकी महबूबा ने क्यों छोड़ा था? क्योंकि मिंटू लाल जो था उससे ज्यादा ताकतवर था, वो डोमिनेंट था, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन होता है? जो ज्यादा ताकतवर है। और रिसेसिव क्या होगा? जो कि कम ताकतवर है, जो कि बहुत ज्यादा कम ताकतवर है, ठीक है। तो हमेशा जब भी इन दोनों में फाइट होगी तो हमेशा डोमिनेंट अलील ही जीतेगा, इस बात को आप हमेशा याद रखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली टर्म है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देखो होमोजाइगस का ये मतलब है जब दोनों अलील, एक चीज याद रखना, अलील हमेशा पेयर के अंदर होते हैं, है ना। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो जिंदगी में अकेला घूम रहा हो, अकेली घूम रही हो। वो क्या है? वो हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। अलील हमेशा पेयर में। अब अगर वो सेम, होमोजाइगस का क्या है मतलब? दोनों अलील सेम है। अगर दोनों अलील सेम है, जैसे कि एक पी प्लांट की हम बात करें तो दोनों अलील है टॉल और टॉल, तो क्या होगा? तो इसका यह मतलब है ये होमोजाइगस है, ठीक है। और अगर 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 दो अलील अलग अलग हैं, एक देखो, एक है बड़ा वाला टी, एक है छोटा वाला टी, दो अलील डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन। याद रखेंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये टर्म एक बार दिमाग के अंदर डाल लो। अब अगली चीज, जब भी हम किसी चीज को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, लिखते हैं, तो इसका यह मतलब है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? इसको डोमिनेंट बता रहे हैं। और छोटे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? हम इसको रिसेसिव बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगली हमारी टर्म है जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होती है? बेसिकली जीनोटाइप एक इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के बारे में, जीन्स की इंफॉर्मेशन बताती है, वो होती है जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होती है? फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि मान लो मेरी आंखें ब्लैक हैं, वो क्या है? मेरा फिनोटाइप। बट जो मेरी आंखें ब्लैक है ना, उसके पीछे जो मेरी अलील है ना, अलील, वो क्या बताएंगी? वो बताएंगी मेरा जीनोटाइप। तो समझ गए, जीनोटाइप जीन्स की इंफॉर्मेशन, और फिनोटाइप क्या? आपकी इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन। याद आ गया समझ? आ गया समझ? 1.5 लाख लाइक हो गए हैं, बहुत बढ़िया यार। एक बार ताली बजा दें जोर से, एक बार खड़े हो जाएं और जोर जोर से ताली बजाओ, तुम्हारे घर वाले सब डर जाए कि भाई क्या हो गया इसको, रात को क्या हो गया इसको। जोर जोर से ताली बजा दो एक बार, है ना, जोर जोर से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो अगली टर्म है हमारी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होती है? पहली जनरेशन, जो हमारी पहली जनरेशन होती है, जैसे कि मान लो एक ट्री है, एक दूसरा ट्री है, दोनों को हमने क्रॉस हाइब्रिड कराया, और जो पहली जो जनरेशन आई उसको हम बोलते हैं F1। अब जब वो जो पहली जनरेशन आई उसको सेम उसी के साथ हमने क्या कराया? वापस से कराया, वापस से ब्रीड करवाया, तो जो आए आगे वो कहलाती है मेरी F2 जनरेशन। समझ गए? F1 जनरेशन क्या होती है? पहली जनरेशन। F2 क्या होती है? जब हम दो F1 को, मतलब F1 इंटू F1, वो क्या कहलाती है? वो होती है मेरी F2 जनरेशन। तो हम दो F1 को क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो क्या कहते हैं? सॉरी, सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब अब आता है मेन चीज। अब मेंडल जी ने क्या करा? मेंडल जी एक दिन घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे मेंडल जी, और मेंडल जी ने क्या देखा मैं आपको बताता हूं। कहां गया? एक मिनट, आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूं मेंडल जी ने क्या देखा। एक मिनट दो बस मुझे। हाँ,
मेंडल जी ने क्या देखा, मेंडल जी सड़कों पे घूम रहे थे और मेंडल जी क्या है कि भाई वो एक दिन उनके मन में आया एक ख्याल, उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं क्या करूं, मैं एक पी का प्लांट लूं, मैं एक पी प्लांट लूं और उस पी प्लांट को एक दूसरे पी प्लांट के साथ हाइब्रिड करा दूं, ठीक है, उन दोनों को क्या करूं, फर्टिलाइज करा दूं। तो उन्होंने क्या करा, एक टॉल ट्री लिया, एक शॉर्ट ट्री लिया, दोनों को उन्होंने क्या कराया, क्रॉस ब्रीड कराया। और जब उन्होंने देखा तो जो फाइनल जो पौधा निकला वो निकला टॉल। वो शॉक हो गए देख के। फिर उन्होंने क्या करा, वो थोड़े से ऐसे सटके हुए आदमी थे, तो उन्होंने क्या करा, वापस से उसी ट्री के साथ उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो उन्होंने देखा कि भाई 4 अलग अलग अपने ट्रीज बन के आए, जिसमें से कि 3 टॉल थे और एक शॉर्ट था। अब वो कंफ्यूज हो गए और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ लॉज दिए और वही लॉज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, जो कि आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये मतलब है कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टर क्या है कि ट्री टॉल है या शॉर्ट है, ठीक है। तो आओ देखो, और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, अगर सवाल आता है तो यहीं से आता है। देखो टी और टी, ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारे अलील ऑफ टॉल प्लांट और ये हमारे अलील ऑफ शॉर्ट प्लांट। अब क्या होता है, एक फिनोमिना समझ लो कि इन दोनों में से, दो अलील में से केवल एक ही अलील आता है। जब आपका इनका पॉलिनेशन होता है, क्रॉस ब्रीड होती है, तो एक ही आपका अलील आता है। जैसे कि इसमें से एक टी आ गया, इसमें से एक टी आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस कर दो तो आपका फाइनल जो बना ट्री वो क्या आया, टी और टी, है ना। अब आपको पता है बड़ा वाला टी डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है, ट्री कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर तो फॉलो होगा। तो ये आपकी F1 जनरेशन, ठीक है। अब F2 निकालते हैं। F2 कैसे निकालेंगे, F2 के लिए हम T और T को मल्टीप्लाई करेंगे, T और T के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या होगा। आगे आ जाओ, फटाफट से आगे आ जाओ, देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें, अब देखो सबसे पहले इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करो, तो पहला तो लिख लो बड़ा वाला टी, बड़ा वाला टी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, और लास्ट 2 स्मॉल टी आएंगे। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, एक यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 बन के आ गए, बिग टी बिग टी बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आया, समझ आया, दिमाग में घुसा। आधे बच्चे तो बोल रहे हैं भैया मैं जा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा। सुन लो मेरी जान, सुन लो, ज्यादा लंबा नहीं बचा है, सुन लो। अब मुझे बताओ इसमें से टॉल कौन कौन से होंगे। बड़ा टी क्या ये टॉल होगा, बिल्कुल होगा। बड़ा टी छोटा टी, क्या ये टॉल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट है। बड़ा टी छोटा टी टॉल होगा, बिल्कुल होगा। स्मॉल टी ये कैसा होगा, ये स्मॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डोमिनेंट रेट नहीं, इसमें क्या है, केवल और केवल रिसेसिव, केवल और केवल रिसेसिव, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट करा, जब उसने F2 जनरेशन बनाई, तो उसने जो टॉल प्लांट और जो शॉर्ट प्लांट है उसका जो रेशियो उसने देखा, वो रेशियो है उसका 3:1। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल, क्लियर, क्लियर क्या है, मैं बोल सकता हूं अगर ये चीज एकदम समझ आ गई है। और दूसरी चीज एक बार रुको, ये बताओ जेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब है कि भाई जीन्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो आप देख सकते हो 4 हमारे ये बन के आए थे, एक था बड़ा टी, एक था बड़ा टी स्मॉल टी, एक बड़ा टी स्मॉल टी, और एक था स्मॉल टी। तो रेशियो क्या होगा, 1 रेशियो, ये दो है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1। तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये रेशियो दोनों याद कर लेना, ठीक है। पहला तो टॉल और शॉर्ट का जो रेशियो है, और दूसरा है जेनोटाइपिक रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। दोनों पे सवाल बहुत बार आया है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो एक बार ओ और के ओके लिख दें, जब तक मैं पानी पी लूं। बढ़िया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, जो कि आखिरी तक टिकते हैं ना यार, मुझे बड़ा पसंद है तुम सब। मुझे पता है ये सब लोग जो कि आखिरी तक टिक रहे हैं ना, 2 मार्च को तुम अपने पेपर में जो आग लगा कर आओगे यार, मजा आ जाएगा। एकदम क्लियर, जेनोटाइपिक रेशियो एकदम क्लियर हो गया ना, है ना। आगे बढ़े, है ना, ये ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं दिखाऊंगा, बट एक और होता है जो कि होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या करते हैं, हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, अगर मैं अभी समझाने बैठूंगा मुझे 1 घंटा लगेगा, जो कि हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझ नहीं आता, मैंने इस पर वैसे तो वीडियो बना रखी है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, आखिरी के टाइम पे इसको समझ के कोई फायदा नहीं है। इस पे डाई हाइब्रिड में न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। आप ना रेशियो याद कर लो, ये वाला
देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर रेशियो जो होगा अब वो याद कर लो फटाफट, इसको यहां से काटो, रेशियो याद कर लो 9:3:3:1, ये है आपका फोनोटैपिक रेशियो, ठीक है, F2 जनरेशन का। अब ये याद कर लो फटाफट से, 9:3:3:1, किसकी बात कर रहा हूं, डाई हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। याद रखना F2 जनरेशन में रेशियो क्या होता है, फिनोटैपिक। जीनोटैपिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस फिनोटैपिक रेशियो याद कर लो। अगर एमसीक्यू में सवाल फंस गया तो यहां से आएगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, करोगे तो भैया बहुत समय लग जाएगा और उतना टाइम हमारे पास है नहीं, हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पे एक छोटा सा कोई अगर न्यूमेरिकल दिख जाए तो वो हम कर लेते हैं, 1 मिनट दो मुझे, एक दो इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, तो जिससे आपको और आइडिया लगेगा किस प्रकार के इस पे सवाल आते हैं, किस प्रकार के इस पे सवाल आते हैं। जैसे कि ये रहा, देखो आ जाओ, इस प्रकार के इस पे सवाल आते हैं। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स. He crossed tall pea plant with short pea plant and obtained all tall plants in F1 generation. What will be the set of genes present in F1 generation? F1 generation कैसी होगी, कैसी होगी? तो आपको पता है एक है टी, एक है स्मॉल टी। F1 जनरेशन कैसी बनी थी, टी और टी, आए ना, आए ना। अगला देखते हैं, गिव रीजन वाई ओनली टॉल प्लांट आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। क्यों टॉल प्लांट्स ही हम मिल पा रहे हैं, क्योंकि जीनोटाइप में तो दोनों है, बिग टी स्मॉल टी, बट बिग टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट रेट है, और डोमिनेंट रेट हमेशा रिसेसिव को दबा देता है, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। तो इस पे बहुत बार, अब देखो एक न्यूमेरिकल इसमें मिल नहीं रहा, मैं खुद आपको बना के दे देता हूं। जैसे कि सवाल डायरेक्टली आएगा, इन इसको नोट करो, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन के अंदर जो टॉल और जो शॉर्ट प्लांट है ना, उनकी एक की आपको वैल्यू दे रखी है। मान लो आपको गिवन है कि जो टॉल प्लांट्स है ना, वो कितने हैं, वो आपको दे रखे हैं। F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 75 गिवन है। अब आपसे ये पूछेगा कि स्मॉल प्लांट्स की F2 के अंदर कितनी वैल्यू होगी और टोटल कितने प्लांट्स बने, ये बताओ। इन दोनों का उत्तर दो फटाफट, कैसे दोगे, बहुत ट्रिकी सवाल, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत। मोनो हाइब्रिड की बात हो रही है, आपको पता है F2 के अंदर रेशियो क्या होता था, 3:1 का बेटा रेशियो होता था, हमें याद आ गया, 3:1 का रेशियो है। ऑब्वियसली बात है, अगर टॉल कितने बने हैं, टॉल अगर हमारे 75 बने हैं तो 3:1 के हिसाब से स्मॉल हमारे कितने बनेंगे, स्मॉल हमारे बनेंगे 25, कितने बनेंगे 25। और ओवरऑल प्लांट्स कितने होंगे, टॉल आ गए 75, शॉर्ट आ गए 25, ओवरऑल बन गए 100। तो इस टाइप के इसके अंदर आएंगे। अब जरूरी नहीं है बार बार आपको टॉल प्लांट की बात करे, कुछ और कैरेक्टर की बात कर लेगा आपको घुमाने के लिए, बोलेगा कि एक प्लांट है, उसमें से कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, व्हाइट जो है वो डोमिनेंट है, ऐसे आ जाएगा। तो याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब भी आए, रेशियो हमारा हमेशा सेम रहेगा, जो कि है 3:1 का F2 जनरेशन के अंदर। सारे न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं, मोनो हाइब्रिड पे। एक सवाल आपको पक्का दिखेगा, कल जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके 2-3 सवाल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, है ना। वहां वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया था। अब सुनो 1 मिनट। हाँ, अब मेंडल्स लॉ की 3 स्टेटमेंट सुन लो। मेंडल जी आए और मेंडल जी ने बोला भैया हम 3 चीजें बताएंगे। मैंने कहा बस 3 ही बताना, बच्चे इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वैसे ही वो बहुत पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 3 चीजें बताई। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों चीजें एग्जाम के अंदर रट जाना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं तीनों लॉ की कभी भी पूछी जा सकती है। स्टेट लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछ लेगा तो रट जाना। समझा देता हूं मैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है ना वही अपने कैरेक्टर्स को शो करने देता है, रिसेसिव के कैरेक्टर नहीं दिखते, जो कि हम देख भी चुके हैं। अगला क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो अलील्स होते हैं ना, वो जब भी, मान लो एग्जांपल से समझाता हूं, ये याद करो जब इन दोनों का, ये दोनों फ्यूज हो रहे थे तो क्या हुआ था, एक अलील इधर से आया था, एक अलील इधर से आया था। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है जो अलील है ना, जब फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, उन 2 अलील में से एक अलील आता है जो कि आपका पार्ट लेता है, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन के अंदर जो पार्ट लेता है वो सिर्फ दो में से एक अलील आता है, यहां से एक टी आया, यहां से एक टी आया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से सुन लो, थोड़ी देर और सुन लो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या बोलता है, ये बोलता है मेरी जान कि लॉ, ध्यान से सुनना, जो आपका अलील है ना वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। वो क्या है, वो है इंडिपेंडेंट एक दूसरे के, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग अलग कैरेक्टर्स दिखा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, जैसे कि इमेजिन करो एक अलील है, एक कलील है जो कि बता रहा है कि भाई प्लांट मेरा टॉल है, प्लांट मेरा बड़ा है, और साथ साथ में अभी हमने जो हमारा, हमने सिर्फ मोनो हाइब्रिड पढ़ा है ना, हमने डाई हाइब्रिड वाला नहीं पढ़ा क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत थी। अगर आप डाई हाइब्रिड आपने पढ़ रखा होगा तो आपको समझ आएगा कि डाई हाइब्रिड में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स को एक साथ देखते हैं। मान लो एक टॉल है और साथ साथ में पौधों का कलर है ब्लू, तो दो दो कैरेक्टर हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो जब ये दो कैरेक्टर एक साथ आके फ्यूज होंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों टूट जाएंगे और ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेशन बस इतनी याद कर लेना, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तीनों समझ लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों एकदम क्लियर रहने चाहिए। आगे बढ़ते, तो ये आपकी पूरी की पूरी इसकी कहानी थी। अब एक चीज जो हमारी इस चैप्टर में बच जाती है वो क्या है, वो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटरमाइन हम कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, अच्छा एक चीज और याद रखना, आप लोगों को एक डिफरेंस बता देता हूं जो कि है ऑटोजोम्स और एलोजोम्स के बारे में। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पढ़ लो, फटाफट से आ जाओ। देखो पहली चीज है ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स विच आर नॉट कनेक्टेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सारे क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड नहीं है, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, ये डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। ऑटोजोम्स क्या होते हैं समझ गए, एलोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स विच आर कनेक्टेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि आपके सेक्स सेल होते हैं, स्पर्म सेल होता है, ओवम होता है, वो ठीक है। ये जो होते हैं ये 22 पेयर होते हैं। ये कितने होते हैं, 22 पेयर, और आपके ये होते हैं ओनली 1 पेयर। कितने होते हैं ये आपके, ओनली 1 पेयर, बेचारे अकेले, ठीक है। ये कितने, 22। याद रखना ऑटोजोम्स कितने, 22, और ये कितने, 1। तो ये आपका डिफरेंस होता है किसके अंदर, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स के अंदर, ठीक है। मेल के अंदर जो एलोजोम्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो दिखते हैं यहां पर गौर फरमाइएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस आ जाए। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, मेल के अंदर दिखते हैं वो एक्स और वाई, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्स से एक वाई से, और फीमेल के अंदर वो दिखते हैं एक्स और एक्स से, ठीक है, एक्स और एक्स से। अब ये जो दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, पता है क्यों, क्योंकि आपको एक टेबल दिखाता हूं, उस टेबल से आप समझ पाओगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है कि भाई लड़का होगा लड़की होगी, कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है क्रोमोसोम से। जैसे कि देखो मेल के पास हैं दो, कौन कौन से, एक है एक्स एक है वाई। फीमेल के पास है सिर्फ एक्स, फीमेल के पास सिर्फ एक है जो कि है आपका एक्स, फीमेल के पास कोई और नहीं है। दोनों एक्स एक्स है ना, तो फीमेल के पास एक एक्स है और मेल के पास क्या है, मेल के पास है एक्स और वाई। अब बहुत सारे आज भी रूरल एरियाज में ऐसा लगता है कि फीमेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, जबकि बिल्कुल गलत है, साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है, क्योंकि फीमेल के पास क्या है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, उन पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है मेल पे कि उनके एंड से एक्स आता है या वाई आता है। क्योंकि अगर उनके एंड से एक्स आया तो यहां पर बनेगा एक्स और क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी, और अगर उनके एंड से वाई आया तो बनेगा एक्स और वाई और क्या बन जाएगा, और मेल बन जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी टेबल है, ये जो आपकी टेबल है, बढ़िया पानी याद दिलाए, ये जो आपकी टेबल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, क्लियर। 10:30 तक चलेगी बेटा क्लास, शांत रहिए। क्लियर, अरे हाँ या ना बोले यार, ओके लिख देंगे भैया, ओके, ओके लिख देंगे, ओके लिख देंगे, अगर आ गया तो ओके लिख देंगे, नहीं आया तो नो लिख देंगे। बता दो भाई, अरे बता दो यार, ऐसा काहे करते हो। एंड पता है मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जब तक मतलब हम 3 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं और 3 घंटे के बाद भी जब 65,000 स्टूडेंट्स बचते हैं ना, तो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूं, और मैं तो तुम्हारे जूनियर्स को बताऊंगा कि भाई पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, और 3 घंटे बाद भी 65,000 स्टूडेंट्स बचे थे, जो कि तुम किसी भी देख लो, किसी भी टीचर को देख लो, और आप देखोगे तो इतने स्टूडेंट्स नहीं होते क्लास के अंदर, है ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। चलिए